Hello everyone, how are you all? My name is Voila Kataria, I'm your biology educator. Today again we are here with a very important topic, respiration, which is again from CBSE class 10th from chapter life process. इस चैप्टर को हम लोग छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में पढ़ रहे हैं. हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. उससे पहले भी फोटोसिंथेसिस और कई टॉपिक ऐसे कवर किए हैं. फ्रेगमेंट्स में कवर होने में आपके टॉपिक्स भी जल्दी कवर होंगे ये, और एक बर्डन भी क्रिएट नहीं होता है एक बल्क में एक साथ करने में. सो दिस इज अनदर टॉपिक रेस्पिरेशन, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर रेस्पिरेशन. तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट. मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग बैकएंड पे अपना टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वीडियोस को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. ठीक है, जल्दी ही आप मेरे वीडियोस का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा इसको समझने में और सुनने में. ठीक है, तो देखते हैं वो कब हो पाता है, पर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हो पाए. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. Definition. What is the definition of chapter respiration, of this topic respiration? What is the definition of it? Okay, a process in living organism involved the production of energy, typically with the intake of O2 and release of CO2 from the oxidation of complex organic substance. अब ये complex organic substance है क्या चीज़? पहली बात तो ये समझिए organic का मतलब क्या होता है. Organic का मतलब होता है कि कोई भी component जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एक साथ मिले हों, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस. और किसी की भी मिसिंग हो, या तो कार्बन मिस आउट हो या ऑक्सीजन मिस आउट हो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, या हाइड्रोजन मिस आउट हो, तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस इनऑर्गेनिक कहलाता है. ठीक है, ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक है जो सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एक साथ हों, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस. और जस्ट उसका उल्टा क्या है, जस्ट उसका ऑपोजिट क्या है कि किसी भी कंपाउंड में अगर इन तीनों में से कोई भी एक मिस आउट है, दैट इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो रेस्पिरेशन में क्या है कि हमारा जो ब्रेकडाउन जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का होता है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है जो हम खाते हैं? दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है C6H12O6. C6H12O6. तो इसमें तीनों है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है. तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिक है. अगर एक भी चीज मिसिंग होती तो वो इनऑर्गेनिक हो जाती. ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो ब्रेकडाउन होता है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है. और कैसे होता है? बाय द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, तो ये प्रॉपर है हमारा. और ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर लेवल पे होता है. और कहाँ होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? सपोज ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, कुछ इस तरह का दिखता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. और जो रेस्पिरेशन का साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है. आगे हम जब ये पढ़ेंगे 3 pathways ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे वो होता है. बट आपको पता होना चाहिए साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है. जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम लोगों ने फूड इनटेक करा, वो अल्टीमेटली क्या होता है? इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि फूड कैसे एसिमिलेट होता है, कैसे ऐसे एसिमिलेशन होता है फूड का. यानी कि एसिमिलेशन का मतलब होता है कि फूड हमारा सेल का एक हिस्सा बन रहा है. फूड जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स इनटेक करे हैं अपने फूड से, वो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? अपने सेल्स को नरिश करना. तो वही एसिमिलेशन कर रहा है. एसिमिलेशन इज डूइंग व्हाट? इट इज डूइंग सेम. इट इज एक्चुअली टेकिंग द फूड एंड अल्टीमेटली गिविंग इट टू द सेल सो दैट वी कैन नरिश द सेल्स. ये प्रोसेस हमारा यहाँ खत्म हो गया. अब खत्म तो हो गया, पर हमारी एनर्जी भी हमें चाहिए क्योंकि हमें डे टू डे टास्क करना है. तो वो डे टू डे टास्क हमें कैसे करना है? जब हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज होगी. फूड पहुंच गया हमारे सेल तक, फिर वहां पर ऑक्सीजन भी जाएगी. ऑक्सीजन कैसे जाएगी? हमारा ब्लड कैरी करके लेके जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पर. ठीक है, और जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी बनाएंगे. ठीक है, एटीपी यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाएंगे. मैं आपको बताऊंगी एटीपी क्या है, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे आप.
ठीक है, तो हमारा क्या डेफिनेशन हुई? अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म involve the production of energy typically with the intake of O2 and release of carbon dioxide from the oxidation of organic substance. Oxidation का मतलब क्या है? Addition of oxygen. अब जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि C6H12O6 के अंदर जब ऑक्सीजन जब आपस में प्लस हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा, तो क्या होगा? एक रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, और वही अल्टीमेटली हमारा एम है, क्योंकि यही अल्टीमेटली हमारा एम है, क्योंकि हमें अपने लाइफ प्रोसेसेस को सस्टेन करना है एनर्जी के थ्रू। अब यहाँ पर कुछ ऐसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, जैसे कि आया एटीपी। अब ये एटीपी क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म समझ लीजिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ट्राइफॉस्फेट बोला है तो कुछ ऐसा होगा, ए टी पी पी पी, ठीक है, यानी कि कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 फॉस्फेट है, ठीक है, जिसके पास 3 पी हैं, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके पास 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको क्या लगता है कि एनर्जी कहाँ स्टोर होती होगी इसमें एटीपी में? एटीपी क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। एटीपी को अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना, क्योंकि यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को ट्रैप करके रखता है, और एनर्जी को ट्रैप करके रखता है, और जब रिक्वायरमेंट आती है तो उसको वो रिलीज भी कर देता है। सपोज मैंने आज बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया, सारी एनर्जी, बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स बना लिए, पर उस एनर्जी को मुझे यूटिलाइज करना है इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग में एक वर्कआउट सेशन है, हमारा प्ले सेशन है, हम घूमने जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, या फिर जुम्बा क्लासेस जा रहे हैं, तो वहां पर जाके ये एटीपी हमारी रिलीज हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। अब यूटिलाइज होने का भी एक मैकेनिज्म है, समझ लीजिए इसको। यहाँ पर जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो थर्ड बॉन्ड में होती है। ये पहला बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है। थर्ड बॉन्ड के अंदर एनर्जी ट्रैप हो जाती है, चाहे वो 2 एटीपी निकली हो, चाहे वो 3 एटीपी निकली हो, चाहे वो 38 एटीपी निकली हो। मैं बताऊंगी यहाँ पर कि 2 एटीपी और 38 एटीपी कहाँ कहाँ और कौन सी कंडीशंस में निकलती है ये वाली एनर्जी। तो जो भी सपोज ह्यूमन बींग्स के अंदर 38 एटीपी निकलती है एनर्जी, या एक एटीपी के अंदर 38 मोल ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है ना, तो ये लास्ट वाले बॉन्ड में होगी, दैट विल बी इन द लास्ट बॉन्ड, ठीक है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो ये लास्ट बॉन्ड ही यहाँ से ब्रेकअप होगा, एनर्जी रिलीज हो गई, यूटिलाइज हो गई। सपोज मुझे मेरी बॉडी में बहुत सारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए क्योंकि मेरे को रनिंग करनी है, तो पता नहीं कितने ऐसे एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे और 38 एटीपी एनर्जी को रिलीज करते जाएंगे और मेरी बॉडी उसे यूटिलाइज करती जाएगी। अब बॉडी को एनर्जी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका है एनर्जी का। अब हम फिर से खाना खाएंगे, फिर से एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो ये जो ये एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ है, एक पी को उसने रिलीज कर दिया है, तो ये एटीपी बन के एटीपी ट्राइफॉस्फेट से ये एटीपी डाइफॉस्फेट बन गया, क्योंकि केवल 2 ही मॉलिक्यूल रह गए हैं यहाँ पर। रिपीट करते हैं, एटीपी ट्राइफॉस्फेट होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लास्ट वाले बॉन्ड के अंदर बहुत 38 एटीपी या जितनी भी एनर्जी है वो लास्ट वाले बॉन्ड के अंदर स्टोर रहती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये लास्ट वाला बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब आपने दोबारा अपना नरिशमेंट लिया, दोबारा से आपने अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करी, यानी कि आपने फूड इंटेक किया। जब आपने फूड इंटेक करा तो वही जो रिलीज हुआ है पी, और वो पहले जो टूटा था उसने इस एटीपी को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बना देता, क्योंकि अभी 2 ही रह गए। डाई का मतलब होता है बायो के अंदर 2 और ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, तो डाइफॉस्फेट बना दिया था। अब ये डाई से फिर से ट्राइफॉस्फेट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी आपने ली है, खाना खाया है, वो दोबारा से वो जो फ्री पी वाला
एटम था उसको जाके दोबारा से यहाँ पर दोबारा से अटैच करके फिर इसको एक मॉलिक्यूल का रूप दे देगा। ठीक है, अब ये दोबारा से यहाँ जाके जुड़ गया और एनर्जी फिर से रिस्टोर हो गई। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इसे बोलते हैं एटीपी। एटीपी को हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो एटीपी का रिलीज होता है, और ये एटीपी रिलीज होती है, एनर्जी को स्टोर करके रखती है। एटीपी में भी कहाँ स्टोर करके रखती है? लास्ट बॉन्ड में स्टोर करके रखती है। लास्ट बॉन्ड में स्टोर करा, जब रिक्वायरमेंट हुई ये लास्ट बॉन्ड टूट गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया, और जब हमने दोबारा खाना खाया तो एनर्जी फिर से रिस्टोर हो गई, तो वो डाइफॉस्फेट से फिर से ट्राइफॉस्फेट बन गया, और ये प्रोसेस लॉन्ग चलता रहता है। अब ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मैम आपने ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या लिखा है? अब हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही हमने एयर को इनहेल करा, कैसे इनहेल करा हमने एयर को? हमने नोज के थ्रू इनहेल करा। जैसे इनहेल करा हमारे ट्रैकिया या विंड पाइप के थ्रू जो ऑक्सीजन है पूरे लंग्स में फैल गई, ब्रोंकस से या ब्रोंक्यूल से पूरे लंग्स के अंदर पूरी तरीके से फैल गई ऑक्सीजन। वहाँ जो एयर छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वोलाई भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, पर जो ब्लड कैपिलरीज ने जिसने सराउंड किया हुआ है इस एल्वोलाई को, ब्लड कैपिलरीज ने जो सराउंड किया हुआ है, पर उसके पास तो CO2 बहुत ज़्यादा है। क्यों है भाई CO2 बहुत ज़्यादा? इस वजह से है CO2 ज़्यादा क्योंकि हमारी बॉडी लगातार एक रेस्पिरेशन मोड में ही है। हमारी बॉडी लगातार रेस्पिरेशन कर रही है, तो रेस्पिरेशन हमारे एक सेल, मिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में, और हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है। तो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है या रिलीजिंग प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है हमारे ब्लड वेसल्स में। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है विच इज ऑफ नॉट एट ऑल ऑफ आवर यूज। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर आवर बॉडी इज जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है तो हमें उसको एनी हाउ बाहर फेंकना है। बाहर फेंकने के लिए क्या होगा? एल्वोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एल्वोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी कि ऑक्सीजन को फटाफट से ब्लड की तरफ दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप कर लेंगे, और ये प्रोसेस होगा डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ टू बैलेंस आउट ओके द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैसेस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन देखिए, ऑक्सीजन के केस में एल्वोलाई हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में जो ब्लड वेसल्स है वो हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन पे हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में ब्लड वेसल्स से एल्वोलाई पे चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई से कहाँ चली जाएगी? ब्लड वेसल्स पे चली जाएगी। तो ऐसे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा और हमारी बॉडी को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी, जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम बंद हो गया तो ऑक्सीडेशन कम बंद हो जाएगा, फूड का ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज होनी बंद हो जाएगी। तो ये हमें किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होने देना है। इसी वजह से हम लोगों को अच्छे से ब्रीदिंग प्रोसेस में रहते हैं। वी वांट टू इनहेल फ्रेश एयर, ओके। इसी वजह से हम कभी भी आपने सुना होगा कि कभी भी क्लोज्ड रूम में नहीं सोना चाहिए, कभी भी एक कोई भी अंगीठी वगैरह लगा के या कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट लगाकर हमें नहीं सोना चाहिए। बिकॉज होगा क्या कि जो कोई भी बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज तो होती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो आप एक्सचेंज भी वही कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ही वापस दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ही अंदर ले रहे हो। तो क्या हो रहा है कि वो एक कॉज ऑफ डेथ कई बार क्रिएट हो जाता है व्हेन इट इज ऑन दी हायर व्हेन इट गोज ऑन दी हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कभी भी आपने सुना होगा, ऐसे न्यूज में आया है कई बार नेगेटिव न्यूज़ेस, ओके।
तो कि अंगीठी लगा के नहीं सोना चाहिए, उसका रीजन यही होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन एल्वोलाई के अंदर होना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं होती, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, और ये इन दोनों का ही एक्सचेंज होता रहता है। अगर यही प्रोसेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा तो आपको पता ही है क्या होगा इसका ड्रॉबैक। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक आ गई कि हमारा ये डिफ्यूजन हमने यहाँ से क्लियर कर लिया। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो जो भी हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा वो अपना कुछ पार्ट लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे दे देगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो वो बाहर निकलने के लिए एल्वोलाई को दे देगी, और एल्वोलाई उसको दोबारा जब हम एक्सहेल करेंगे तो उसको बाहर फेंक देगा। इनहेल करने में ऑक्सीजन भी, एक्सहेल करने में कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ दी। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है, जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फटाफट से, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही हीमोग्लोबिन फटाफट से ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है ब्लड टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ आवर बॉडी। Okay, it will supply it to every nook and corner, means to every corner of our body, because the blood supply of the blood is continuous. ठीक है, ब्लड का सप्लाई हर जगह हो रहा है, लगातार चल रहा है, इसी वजह से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फटाफट से ऑक्सीजन को पिकअप करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा। हीमोग्लोबिन फटाफट से ऑक्सीजन को पिकअप करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यही कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जो फटाफट से हर एक बॉडी के सेल को ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा देगा। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ कवर करे हैं। एक तो डेफिनेशन कवर करी है, डिफ्यूजन समझा है, डिफ्यूजन से हमने समझ में आया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं एल्वोलाई के अंदर, एटीपी क्या है, कौन से पार्ट में एटीपी के एनर्जी स्टोर रहती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। समझना है तो इसको रिवाइंड करिए, दोबारा समझिए इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है, रेस्पिरेशन की C6H12O6 का ऑक्सीडेशन हुआ, वाटर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और एटीपी निकली। कभी भी किसी भी प्रोसेस के अंदर जब एनर्जी रिलीज होती है, किसी भी प्रोसेस के अंदर जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो इक्वेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सो बिकॉज रेस्पिरेशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आप अपने केमिस्ट्री में भी कोट कर सकते हैं कि इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो रेस्पिरेशन का ये वाला इक्वेशन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एटीपी रिलीज होती है इस कंडीशन में एंड इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने एनर्जी ली नहीं है, हमने ऑक्सीजन ली है और एनर्जी रिलीज करी है, और जिस रिएक्शन के अंदर हमें एनर्जी की हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो एंडोथर्मिक कहलाता है। पर यहाँ पे तो हमने यहाँ नहीं कुछ हमने कंज्यूम नहीं करा है, हमने किसी भी एनर्जी का कंजम्पशन यहाँ नहीं करा है, बल्कि हमने एनर्जी को रिलीज करा है। रिलीज करा है तो हमने उसको बोल दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं, रेस्पिरेशन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ग्लूकोज भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 पाथवेज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है 3 तरीके से होता है। अब वो 3 तरीके क्या है हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, आप समझिएगा ये ग्लूकोज है, मैंने कई बार इस फॉर्मूला लिख दिया है इसका, ग्लूकोज का C6H12O6। जैसे ही C6H12O6 जैसे ही साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में जैसे ही ये ग्लूकोज ने एंटर करा, ये बन गया पायरुवेट। ओके, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुई, ये पायरुवेट का फॉर्मूला है C3H4O3। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई और ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब यही पायरुवेट अलग अलग तरीके से और भी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। कुछ एनर्जी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ भी रिलीज हो गई है, बट ये काफी नहीं है, अभी इसका फर्दर और ब्रेकडाउन होगा और ये और भी एनर्जी को रिलीज करेगा। अभी तो साइटोप्लाज्म को हिट करा और हिट करते ही ये पायरुवेट बन गया और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी, यानी कि जो इतना बड़ा मॉलिक्यूल था वो कुछ सिंप्लीफाई हो गया। और एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट के अंदर ब्रेकडाउन होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये कुछ अमाउंट ऑफ रिलीज, मतलब कुछ एनर्जी का रिलीज हुआ और ये ब्रेकडाउन हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। है ये भी ग्लूकोज ही, पर सिंपलर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है,
अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, एरोबिक यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया में एम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं था, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में है तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जा ही रही है वहां पर, ठीक है, क्योंकि हमारा सेल में हमारे ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन अच्छे से ऑक्सीजन को खूब सप्लाई कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया तक, यानी कि हमारे सेल तक जा रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तक तो जा ही रही है। जब अच्छे से एरोबिक हो रहा है, एरोबिक मतलब कि प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, एरोबिक का मतलब ही वही है कि गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कोई काम हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन जब हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ और एटीपी भी रिलीज हुई। और कितना एटीपी रिलीज हुई, 38 एटीपी रिलीज हुई, जो कि हमारे जैसी बड़ी बॉडी के लिए बहुत अच्छा अमाउंट है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, किस तरीके से होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है और एटीपी रिलीज होता है। कितना एटीपी रिलीज होता है, 38 एटीपी रिलीज होता है। अब यही एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ईस्ट में होती है, बहुत एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल में होती है जो कि ईस्ट है, और ये बिना डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है। और ये कब हो रही है, जब इथेनॉल जब ये होती है तो क्या क्या रिलीज होता है, एथेनॉल रिलीज होता है, 2 एटीपी होते हैं और CO2 होता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैम ये तो बड़ा कम एटीपी हो रहे हैं, 2 एटीपी ही रिलीज हो रहे हैं, पर इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक ईस्ट सेल के लिए 2 एटीपी काफ़ी है उसको सस्टेन करने के लिए। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, उसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, बट विच इज एनफ फॉर to sustain the life of the microscopic animals like yeast, okay, and it release ethanol also along with carbon dioxide. Now होता क्या है, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, जब हम बहुत ज़्यादा स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत फुटबॉल खेलना है, बहुत ज़्यादा जिमिंग कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, मसल के अंदर क्रैम्प्स आते हैं। ये क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हम लोग जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को उतनी ही ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, बट कई बार उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो लैक्टिक एसिड का डिवाइड, जब भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज करते टाइम अच्छे से ब्रीदिंग करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो लैक्टिक एसिड का डिवेलपमेंट होगा और इसकी वजह से क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, विच विल रिस्ट्रिक्ट योर फिजिकल एक्टिविटीज, ओके, एंड ऑफ कोर्स एनर्जी विल बी रिलीज्ड हियर इन दिस प्रोसेस आल्सो. So children, I hope this topic is very clear, and I have tried to cover this topic in this video. If you want to ask the other question, you can always put it down. Thank you so much. If you like and subscribe my channel, if you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.